गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 10 सब्जेक्ट एसएस इकोनॉमिक्स के अंदर जो है पहला पार्ट विकास के बारे में डिस्कस करवाया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अध्याय परिचय के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद जो आपका अभ्यास के प्रश्न करवाए जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। विकास मनुष्य की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए संसाधनों को उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है उसे विकास कहा जाता है। जो मनुष्य की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो नए नए संसाधन उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है उसे विकास का नाम दिया जाता है। मानव विकास सामाजिक विकास का एक मूल तत्व है। तो मानव विकास जो है सामाजिक विकास का एक अंग है, हिस्सा है। यह लोगों पर संकेंद्रित होता है और ये लोगों के ऊपर जो है लागू होता है। इसका संबंध उनकी भलाई, इसका संबंध जो है लोगों की भलाई से, उनकी आवश्यकताओं से, उनकी प्राथमिकताओं, उन्हें कौन सी चीज पहले चाहिए, तथा आकांक्षाओं से होता है। उनकी क्या कुछ आकांक्षाएं हैं, क्या कुछ उसकी इच्छाएं हैं, इन सब बातों से है। इसका उद्देश्य जीवन की एक समान परिस्थितियां उत्पन्न करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों की एक समान मतलब जो परिस्थितियां हैं उनको उपलब्ध कराना है। कहने का मतलब ये कि ऐसी परिस्थिति पैदा करना है जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान हो सके। आर्थिक विकास मानव विकास का प्रमुख तत्व है। जो आर्थिक विकास है वो मानव विकास का एक अंग है, हिस्सा है। आर्थिक विकास को मापने का साधन प्रति व्यक्ति आय है। तो आर्थिक विकास, कौन से देश का आर्थिक विकास अच्छा है, कौन से देश का अच्छा नहीं है, इस चीज को जांचने के लिए जो है प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में एक राष्ट्र की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली आय को जो है प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसका फार्मूला देखिए, जैसे प्रति व्यक्ति आय डैश कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या से जो विभाजित करके निकलता उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। मान लीजिए कि किसी भी सेशन को हम लेते हैं, किसी भी साल को हम लेते हैं, उसके अंदर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं और उन 1000 बच्चों में से एक साल से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उसे शिशु मृत्यु दर का नाम दिया जाता है। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। मान लीजिए कि जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा के हैं उनके अंदर जो है, जिन लोगों के अंदर साक्षरता होती है, यानी कि उन्हें पढ़ना लिखना दोनों आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता है, तो उसे साक्षर नहीं कहा जाएगा, और जिसको लिखना आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता तो उसे भी साक्षर नहीं कहा जाएगा। दोनों चीजों का आना जरूरी है। तो ऐसी प्रक्रिया को, यानी पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, तो इसे जो है तभी साक्षर कहा जा सकता है। दानीयता पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए, और तब विकास जो होता है। इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचा जाता है। तो धारणीयता के अंदर जो आने वाली न्यू जनरेशन के बारे में सोचा जाता है, उनके लिए भी जो है, जो हमारे संसाधन है उनको बचाकर रखना है और पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं पहुंचाना है। ऐसी प्रक्रिया को धारणीयता का नाम दिया जाता है। ऊर्जा के गैर नवीकरण संसाधनों का संकट, यानी ऊर्जा के जो गैर नवीकरण संसाधन है, यानी कि जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद काफी लंबे समय के बाद जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, इनका क्या कुछ संकट है। विश्व में अब से 50 वर्षों के बाद ऊर्जा के गैर नवीकरणीय संसाधन के लुप्त हो जाने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो वैज्ञानिक चेतावनी देते आ रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर भी और भारत के अंदर भी विशेषकर अगर हम ऊर्जा के इन संसाधनों का, जो गैर नवीकरणीय संसाधन है, उनका इसी तरह प्रयोग करते रहे तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हमारे देश के अंदर से ऊर्जा के जो गैर नवीकरणीय संसाधन है, विशेषकर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो है समाप्त हो जाएंगे और हमें जो है ये ज्यादा कीमत पर जो है दूसरे देशों से मंगवाने पड़ेंगे। ये तो था आपका लेसन इंट्रोडक्शन। अब देखिए आपके अभ्यास के प्रश्न 3 जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो है ध्यान से सुनिए।
सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, यानी किसी देश का विकास किन किन बातों पर निर्धारित होता है। प्रति व्यक्ति आय, सबसे पहला जो है प्रति व्यक्ति आय है। दूसरा है औसत साक्षरता दर। तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। और चौथा उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों में से कोई है या चौथे वाला सारे के सारे है। तो हम कहेंगे कि ये सारे के सारे तत्व यानी उपरोक्त सभी इसके अंदर आएगा। निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास से लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से अच्छी है। नीचे जो है 4 देशों के बारे में बताया गया। उन चारों देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिसकी सिचुएशन जो है भारत से बेटर है, भारत से अच्छी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इन चारों में से श्रीलंका की स्थिति जो है भारत से अच्छी है, क्योंकि श्रीलंका की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी भारत से अच्छी है, औसत साक्षरता दर है वो भी भारत से अच्छी है, और जीवन प्रत्याशा दर है वो भी भारत से अच्छी है। इसलिए जो है श्रीलंका की स्थिति जो है भारत से अच्छी है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए, यानी 4 परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपए है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। कहने का मतलब है कि परिवार 4 है, आय जो प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए, यानी 20,000 रुपए 4 परिवारों के अंदर बटा हुआ, जिससे प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए बन रही है। लेकिन 3 अलग अलग देशों के बारे में बताया गया। एक परिवार की आय 4,000 रुपए है, दूसरे की 7,000 रुपए है, तीसरे की 3,000 रुपए है। तो इन तीनों का टोटल किया जाएगा 4 + 7 11 + 3 14, यानी अगर हम 20 में से 14 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 6,000 रुपए बच जाएंगे। तो चौथे परिवार की जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो 6,000 रुपए हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की प्रमुख सीमाएं क्या हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार वे देश जिसकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या इससे अधिक है, उसे समृद्ध या विकसित देश कहा जाता है। तो विश्व बैंक के द्वारा जो है 2006 के अनुसार जो है बताया गया है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए है या इससे ज्यादा है, तो उस देश को जो है विकसित देश कहा जाएगा, उस देश को समृद्ध देश कहा जाएगा। और ये जो है आय जो है 2004 की आय के अकॉर्डिंग है, वर्ष 2004 के अकॉर्डिंग है, जो 2006 के अंदर जो रिपोर्ट पेश की थी। दूसरी ओर वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए प्रति वर्ष या इससे कम है। दूसरी तरफ जिन देशों की आय 37,000 रुपए है या इससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहते हैं। तो उसे जो है कम आय वाला देश कहा जाएगा। इसके अंदर कुछ कमियां हैं, वो कौन सी कमियां देखिए। यह मापदंड हमें आय के वितरण के बारे में सही जानकारी नहीं देता। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय वाला आंकड़ा है, ये जो है हमें आय के बारे में सही जानकारी नहीं देता, क्योंकि इससे बहुत से लोग जो अपनी आय को छिपा लेते हैं। यह मापदंड शांति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा की अपेक्षा केवल आर्थिक मापदंड पर ही ध्यान देता है। तो ये जो है विश्व बैंक जो प्रति व्यक्ति आय को ज्यादा महत्व देता है, ये जो है शांति को कोई महत्व नहीं देता कि उस देश के अंदर कैसी शांति है। स्वास्थ्य के बारे में किसी प्रकार का कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करता कि उस देश के व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है। और पर्यावरण के बारे में भी कुछ नहीं बताता। और साथ साथ लोगों की शिक्षा के बारे में भी, शिक्षा का स्तर ऊंचा है नीचा है, जो है इन सब बातों के बारे में जानकारी नहीं देता, बल्कि केवल प्रति व्यक्ति आय को ही महत्व देता है। इसलिए जो है विश्व बैंक के द्वारा जो प्रति व्यक्ति आय की या विकसित और विकासशील देशों की बातें कही गई है, तो वो थोड़ी उचित नहीं लगती है। इसमें जो कुछ है कमियां हैं। नेक्स्ट देखिए, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास के 4 मापदंड बताए गए हैं। यानी यूएनडीपी जो प्रति व्यक्ति आय को मापता है देशों की को,
उसके अनुसार 4 तरह से जो है प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सकता है। जैसे लोगों का शैक्षणिक स्तर, भाई उस देश के अंदर लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी उस देश के अंदर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी है, खराब है, किस तरह की है, उनकी प्रति व्यक्ति औसत आय, उस देश के लोगों की औसत आय क्या है, प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है, और स्कूलों में बच्चों का नामांकन और स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, मध्यम स्तर पर, उच्च स्तर पर, मतलब तीनों स्तर पर जो है बच्चों के जो है शैक्षणिक स्तर के बारे में बताया जाना चाहिए। तो यूएनडीपी जो है विकास के इन चारों तत्वों को ज्यादा महत्व देता है, जबकि विश्व बैंक मानव विकास को केवल प्रति व्यक्ति आय की गणना के आधार पर ही मापता है, जो कि अनुचित है। लेकिन दूसरी तरफ जो है विश्व बैंक है वो जो है केवल प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ही जो है देशों की स्थिति का पता लगाता है कि ये देश समृद्ध है, ये देश गरीब है, लेकिन ये जो है केवल प्रति व्यक्ति आय के ऊपर जो हम जांच पड़ताल करते हैं ये जो है अनुचित है, गलत है। अब देखिए, भारतीय लोगों के द्वारा ऊर्जा के 3 स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है। ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष के पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है। तो भारत के लोगों के द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। तो भारत के लोगों के द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय, यानी कि उसका एक बार प्रयोग करने के बाद वो पुनः हमें जल्दी से मिल जाते हैं। अनवीकरणीय, जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद हजारों वर्षों के बाद ही वे हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ऊर्जा के दोनों तरह के स्रोतों का जो है प्रयोग किया जा रहा है। नवीकरणीय स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि, ये जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। इनका प्रयोग करने के बाद ये हमें जल्दी प्राप्त हो जाते हैं दोबारा से। अनवीकरणीय स्रोत कोयला, खनिज तेल, ताप विद्युत और प्राकृतिक गैस इत्यादि, ये जो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद काफी लंबे समय के बाद ही हमें ये प्राप्त होते हैं। भारत में आने वाले 50 वर्षों के पश्चात ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का भंडार समाप्त हो जाएगा। तो आने वाले 50 वर्षों के बाद जो भारत के अंदर जो ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जिनकी जल्दी पूर्ति नहीं हो पाती है, उनके भंडार समाप्त हो जाएंगे और भारत को अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक कीमत पर विदेशों से इन संसाधनों का आयात करना पड़ेगा। और हमें अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन नवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि जो है वो दूसरे देशों से भारी कीमत पर मंगवानी पड़ेगी, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होगा और ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक होगी। या फिर ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों के विकास पर अत्यधिक बल दिया जाना होगा, या फिर हमने जो है जो ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है उनके विकास पर ज्यादा जोर देना होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास, यानी पर्यावरण को किसी तरह का कोई विकास, मतलब किसी तरह कोई लॉस न पहुंचे और विकास भी हो जाए। धारणीयता की अवधारणा में हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास करते हैं। तो धारणीयता के विकास के अंदर जो हमने आने वाली न्यू पीढ़ी के बारे में जो है उनके विकास की तरफ ध्यान देना है। आज धारणीयता का विषय विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो हमने विकास जरूर करना, लेकिन धारणीयता के विषय को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारे लिए विकास के साथ साथ धारणीयता का विषय भी बहुत जरूरी हो गया है। हमारे वैज्ञानिक समय समय पर हमें चेतावनी देते आ रहे कि विकास का वर्तमान स्तर धारणीय नहीं है। तो हमारे वैज्ञानिक जो हमें समय समय पर चेतावनी देते आ रहे हैं कि आप जो विकास कर रहे हैं वो धारणीय विकास नहीं है, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास नहीं है। यदि हम इसी तरह धारणीयता की अवहेलना करते हुए अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का इसी तरह प्रयोग करते रहे तो आने वाले 50 वर्षों में हमारे लिए गंभीर ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक ये कहते आ रहे हैं, अगर हम इसी तरह जो है धारणीयता की अवहेलना करते रहे, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहे और हमारे जो अनवीकरणीय संसाधन है इनका अगर हम इसी तरह प्रयोग करते रहे, बिना सोचे समझे प्रयोग करते रहे, तो आने वाले 50 वर्षों के अंदर हमारे सामने जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमें सचेत रहते हुए धारणीयता की तरफ ध्यान देना है। तो नहीं तो जो आने वाले 50 वर्षों के अंदर हमें जो है बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा आज आपको जो है 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो है
विकास के समझा दिए हैं। ये आपने अच्छी तरह से वीडियो देखनी है और इनको याद करना है, कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।